नमस्कार। आज हम किसी भी चीज के बिल्कुल दिल में झांकने वाले हैं। परमाणु की संरचना। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें कुछ पुराने शोध पत्र और ऐतिहासिक बातें भी हैं जो हमें सफर पर ले जाएंगे। हाँ, ये समझना कि सब कुछ बनता कैसे है, ये हमेशा से ही फैसिनेटिंग रहा है। बिल्कुल। सोचिए ना, हमारे आसपास जो भी है, ये हवा, पानी, हम खुद भी सब परमाणुओं से ही तो बने हैं। पर ये दिखते कैसे हैं आखिर? अंदर क्या चलता रहता है इनके? हम्म। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारी समझ, मतलब एक ठोस अविभाज्य से दिखने वाले कण से शुरू होकर आज के इतने जटिल क्वांटम मॉडल तक पहुंची है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं सफर। कहते हैं कि शुरुआत में, बहुत पहले, करीब 400 ईसा पूर्व, भारत और ग्रीस में कुछ दार्शनिकों ने सोचा था कि पदार्थ को अगर तोड़ते जाएं तो आखिर में एक ऐसा कण मिलेगा जो और नहीं टूटेगा, परमाणु। हाँ, पर वो तो आप कह सकते हैं बस एक दार्शनिक विचार था। मतलब कोई प्रयोग या सबूत नहीं था उसके पीछे। अच्छा। वैज्ञानिक तरीके से पहली ठोस बात जॉन डाल्टन ने कही 1808 में। उनका सिद्धांत था कि परमाणु पदार्थ का वो सबसे छोटा कण है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, और वही रासायनिक क्रियाओं में हिस्सा लेता है। और ये सिद्धांत काफी काम का साबित हुआ होगा उस समय। बिल्कुल। इसने उस समय के कई रासायनिक नियमों को समझाया, जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो काफी समय तक लगा कि हाँ, परमाणु ऐसा ही होता होगा, एक छोटी ठोस अविभाज्य गेंद जैसा। लेकिन फिर सवाल उठने लगे, जैसे वो उदाहरण है ना, कंघी को बालों में रगड़ो तो वो छोटे कागज की टुकड़ों को खींच लेती है। सही पकड़ा। डाल्टन का वो सीधा साधा परमाणु मॉडल ये नहीं समझा पा रहा था कि ऐसा क्यों होता है। उसमें आवेश या चार्ज की कोई बात ही नहीं थी। तो यहीं से शक हुआ कि परमाणु शायद उतना सीधा नहीं है। हाँ, यहीं से ये खोज शुरू हुई कि परमाणु के अंदर आखिर है क्या। और पहला बड़ा खुलासा हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज। 19वीं सदी के आखिर में जे थॉम्सन ने प्रयोगों से दिखाया कि परमाणुओं के अंदर ऋणावेशित कण होते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। हाँ। उन्होंने ही इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दिया। और इसमें सबसे खास बात क्या थी? सबसे खास बात ये थी कि ये इलेक्ट्रॉन हर तरह के पदार्थ के परमाणुओं में मिले। चाहे आप कोई भी गैस लें, कोई भी धातु इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रॉन वही थे। अच्छा, मतलब ये सबके अंदर होते हैं। बिल्कुल। इससे ये साफ हो गया कि इलेक्ट्रॉन तो सभी परमाणुओं का एक बुनियादी हिस्सा है। अब देखिए, अगर परमाणु में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं, पर पूरा परमाणु न्यूट्रल है, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। एकदम सही। तो खोज शुरू हुई पॉजिटिव चार्ज वाले कण की, और वो भी मिला। उसे बाद में प्रोटॉन नाम दिया गया। प्रोटॉन। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन से काफी भारी होता है, लेकिन इस पर चार्ज उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पर, बस पॉजिटिव। तो हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिल गए, परमाणु बन गया। नहीं, अभी भी एक पेच था। देखा गया कि हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे परमाणुओं का वजन सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के वजन को मिलाकर पूरा नहीं पड़ रहा था। कुछ वजन कम था। ओह, मतलब कुछ और भी था अंदर, जिसका वजन तो था पर चार्ज नहीं था। बिल्कुल। और इस गुत्थी को सुलझाया 1932 में जेम्स चैडविक ने। उन्होंने एक और कण खोजा जिस पर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था वो, लेकिन उसका वजन लगभग प्रोटॉन के बराबर ही था। और उसे कहा गया न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन। तो अब तस्वीर साफ हो गई। परमाणु के अंदर 3 मुख्य खिलाड़ी हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बीच में नाभिक यानी न्यूक्लियस में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। इन खोजों ने तो डाल्टन की वो अविभाज्य वाली बात बिल्कुल ही बदल दी। परमाणु के अंदर तो पूरी दुनिया बसी है। तो अब सवाल उठा कि ये तीनों कण परमाणु में रहते कैसे हैं, मतलब कहाँ प्रोटॉन कहाँ इलेक्ट्रॉन। थॉम्सन ने भी एक मॉडल दिया था ना इसके लिए, वो तरबूज जैसा कुछ। हाँ, थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल। उन्होंने सोचा कि परमाणु एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है, जैसे कोई पुडिंग या तरबूज, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसमें बीच बीच में धसे हुए हैं, जैसे पुडिंग में प्लम या तरबूज में बीज। सुनने में तो ठीक लग रहा है, इससे परमाणु न्यूट्रल भी हो गया। हाँ, न्यूट्रलिटी तो समझा दी इसने, लेकिन ये मॉडल ज्यादा चला नहीं। एक बड़े प्रयोग ने इसे गलत साबित कर दिया। कौन सा प्रयोग? अर्नेस्ट रदरफोर्ड का मशहूर सोने की पन्नी वाला प्रयोग। ये प्रयोग परमाणु की संरचना को समझने में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर था। हाँ, सुना है मैंने इसके बारे में। उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी की थी। सही। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पर तेज गति वाले पॉजिटिव चार्ज के अल्फा कण फेंके।
अब देखिए, थॉमसन के मॉडल के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज तो पूरे परमाणु में फैला हुआ था। तो अल्फा कणों को तो लगभग सीधे निकल जाना चाहिए था, शायद थोड़ा बहुत रास्ता बदलते हुए। बिल्कुल, यही उम्मीद थी। लेकिन जो नतीजे आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। क्या हुआ ऐसा? हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा कण तो सचमुच सीधे निकल गए, जैसे पन्नी वहां हो ही ना। इससे लगा कि परमाणु का ज्यादातर हिस्सा खाली है। अच्छा, खाली? हाँ, लेकिन कुछ कण थोड़े थोड़े कोण पर मुड़ गए। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात, बहुत ही कम कण, मतलब लगभग 20,000 में से कोई एक, पन्नी से टकराकर करीब करीब वापस ही लौट आए, 180 डिग्री पर। वापस लौट आए? ये कैसे हुआ? रदरफोर्ड खुद हैरान थे। उन्होंने कहा था कि ये ऐसा ही अविश्वसनीय है जैसे आप एक पतले कागज पर तोप का गोला मारें और वो लौटकर आप ही को लग जाए। बाप रे! तो इसका मतलब क्या निकाला उन्होंने? देखिए, क्योंकि ज्यादातर कण सीधे निकल गए, मतलब परमाणु का ज्यादातर आयतन खाली है। और जो कण वापस लौटे वो जरूर किसी बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज से सीधे टकराए होंगे, जिसने उन्हें वापस धकेल दिया। तो रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा वजन, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही भारी होते हैं, परमाणु के केंद्र में एक बहुत ही छोटी सी जगह में जमा है। बहुत छोटी? कितनी छोटी? उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर परमाणु का आकार एक क्रिकेट स्टेडियम जितना हो तो ये नाभिक यानी न्यूक्लियस उसके बीच में रखी एक मटर या कंचे जितना होगा। अरे वाह, इतना छोटा? हाँ, बाकी सब खाली जगह है जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इसी आधार पर रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल दिया। बीच में छोटा भारी पॉजिटिव नाभिक और इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर काफी दूरी पर कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, जैसे हमारे सौर मंडल में ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं। इसी मॉडल से वो परमाणु संख्या Z, जो प्रोटॉनों की संख्या है, और द्रव्यमान संख्या A, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जोड़ है, ये सब बातें भी साफ हुई होंगी। बिल्कुल। और यहीं से समस्थानिक आइसोटोप्स की बात भी समझ आई। मतलब एक ही तत्व के परमाणु जिनमें प्रोटॉन तो उतने ही होते हैं, इसलिए तत्व वही रहता है, पर न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, जिससे उनका वजन अलग हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। हाँ, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। सही। और संभारिक भी होते हैं, अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका वजन एक जैसा होता है। और एक बात और, समस्थानिकों के रासायनिक गुण लगभग एक जैसे ही रहते हैं, है ना? हाँ, क्योंकि रासायनिक गुण तो असल में बाहरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों Z के बराबर होती है न्यूट्रल परमाणु में। समस्थानिकों में Z तो बदलता नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन बदलते हैं, जिनका रासायनिक गुणों पर ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये रदरफोर्ड का मॉडल तो काफी तार्किक लग रहा है, सौर मंडल जैसा, लेकिन इसमें भी कोई बड़ी कमी थी। इसमें एक बहुत बड़ी फंडामेंटल कमी थी, स्थायित्व की समस्या। उस समय की जो क्लासिकल फिजिक्स थी, मैक्सवेल का सिद्धांत था, उसके अनुसार कोई भी आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमेगा या त्वरित होगा तो उसे लगातार ऊर्जा विकिरण रेडिएशन के रूप में छोड़नी चाहिए। अच्छा। हाँ, और अगर इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा खोएगा तो उसका रास्ता छोटा होता जाएगा। वो सर्पिल पथ पर चलता हुआ पलक झपकते ही, मतलब 10⁻⁻8 सेकंड में ही नाभिक में गिर जाएगा। क्या मतलब? परमाणु खत्म हो जाएगा? सिद्धांत तो यही कहता था, लेकिन हम जानते हैं कि परमाणु तो स्थायी होते हैं, वो ऐसे खत्म नहीं होते। तो रदरफोर्ड का मॉडल ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए नाभिक के चारों ओर टिके कैसे रहते हैं। ये तो बड़ी समस्या है। और क्या कमी थी? दूसरी कमी ये थी कि ये मॉडल ये नहीं बताता था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कहाँ और कैसे बटे हुए हैं, उनकी ऊर्जाएं क्या हैं। और वो जो परमाणुओं से खास रंगों की रोशनी निकलने वाली बात थी, हाँ, रेखा स्पेक्ट्रम। हाँ, वो क्यों होता है ये भी रदरफोर्ड मॉडल नहीं समझा पाया। ऐसा क्यों लगता था कि परमाणु कुछ खास ऊर्जाएं ही सोखते या छोड़ते हैं। तो मतलब रदरफोर्ड का मॉडल भी अधूरा था, क्लासिकल फिजिक्स यहाँ फेल हो रही थी। बिल्कुल। इन दो बड़ी पहेलियों ने स्थायित्व और रेखा स्पेक्ट्रम वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर किया कि परमाणु की दुनिया को समझने के लिए शायद नियमों का एक बिल्कुल नया सेट चाहिए। और यहीं से क्वांटम सिद्धांत का रोल शुरू होता है। क्वांटम, ये शब्द सुनते ही लगता है कुछ बहुत अजीब और मुश्किल आने वाला है। हाँ, शुरुआत में ये वाकई बहुत अजीब लगने लगा था सबको। पहला कदम उठाया मैक्स प्लैंक ने साल 1900 में। उन्होंने गर्म वस्तुओं से निकलने वाली रोशनी, विकिरण का अध्ययन किया और पाया कि ऊर्जा लगातार एक धारा की तरह नहीं निकलती। तो फिर कैसे निकलती है?
उन्होंने कहा कि ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों में निकलती है, जैसे आप पैसे लगातार नहीं बल्कि सिक्कों या नोटों में देते हैं। इन ऊर्जा के पैकेटों को उन्होंने क्वांटा कहा। क्वांटा। हाँ, और हर क्वांटम की ऊर्जा E उस विकिरण की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू के समानुपाती होती है। E = h न्यू, जहां h एक स्थिरांक है जिसे प्लैंक स्थिरांक कहते हैं। अच्छा, मतलब ऊर्जा भी टुकड़ों में बंटी हुई है, जैसे सीढ़ियां होती हैं। आप या तो इस पायदान पर होंगे या उस पर, बीच में हवा में नहीं लटक सकते। क्या बढ़िया उपमा दी है। बिल्कुल ऐसा ही। ऊर्जा सतत नहीं बल्कि विविक्त, डिस्क्रीट है, क्वांटीकृत है। और इस विचार का आगे क्या हुआ? फिर 1905 में आइंस्टाइन ने इसी क्वांटम विचार का इस्तेमाल करके एक और पहेली सुलझाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव। वो क्या था? वो ये था कि जब कुछ धातुओं पर रोशनी डाली जाती है तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश खुद भी ऊर्जा के इन्हीं पैकेटों से बना है, जिन्हें उन्होंने फोटॉन कहा। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है और अपनी ऊर्जा उसे दे देता है, जिससे इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकल आता है। तो मतलब प्रकाश, जिसे हम तरंग, वेव मानते थे, वो कण की तरह भी व्यवहार कर रहा है, फोटॉन के रूप में। सही। यहीं से ये विचार आया कि प्रकाश की प्रकृति दोहरी है, द्वैत प्रकृति, ड्यूल नेचर। वो कभी तरंग जैसा है, कभी कण जैसा। वाह, ये तो सच में अजीब है। और वो दूसरी पहेली थी रेखा स्पेक्ट्रम वाली, उसका क्या हुआ? हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी। जब हाइड्रोजन जैसी गैस को गर्म करते हैं या उसमें बिजली गुजारते हैं, तो उससे जो रोशनी निकलती है उसे अगर प्रिज्म से देखें तो इंद्रधनुष की तरह सारे रंग लगातार नहीं दिखते। तो क्या दिखता है? सिर्फ कुछ खास जगहों पर पतली पतली चमकीली रेखाएं दिखती हैं। हर रंग की एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है और हर तत्व के लिए इन रेखाओं का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है, जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। अच्छा, मतलब हर तत्व का अपना यूनिक स्पेक्ट्रम। बिल्कुल। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन के लिए इन रेखाओं की तरंगदैर्ध्य के बीच एक गणितीय संबंध भी ढूंढ लिया था, जिसे रिडबर्ग सूत्र कहते हैं। पर ये रेखाएं आती कहां से हैं? ये पैटर्न क्यों बनता है? ये रहस्य बना हुआ था। तो अब हमारे पास दो बड़े सुराग थे। एक ऊर्जा क्वांटीकृत है, पैकेट में आती है, और दूसरा परमाणुओं से खास ऊर्जा वाली रोशनी ही निकलती है, जिससे रेखा स्पेक्ट्रम बनता है। इनका इस्तेमाल किसने किया? इन दोनों सुरागों का इस्तेमाल किया नील्स बोर ने 1913 में। उन्होंने रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल को लिया, उसमें प्लांक और आइंस्टीन के क्वांटम विचारों को मिलाया और हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक नया क्रांतिकारी मॉडल पेश किया। बोर मॉडल, हाँ, इसके बारे में पढ़ा है। क्या कहा बोर ने? बोर ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। पहली, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यूं ही कहीं भी नहीं घूम सकते। वो केवल कुछ खास निश्चित ऊर्जा वाली वृत्ताकार कक्षाओं, ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं। इन्हें उन्होंने स्थायी अवस्थाएं, स्टेशनरी स्टेट्स कहा। अच्छा, मतलब फिक्स्ड रास्ते। हाँ, फिक्स्ड ऊर्जा वाले रास्ते। दूसरी और सबसे जरूरी बात, जब तक इलेक्ट्रॉन अपनी तय कक्षा में घूम रहा है, वो कोई ऊर्जा नहीं खोएगा। अरे, तो रदरफोर्ड वाली स्थायित्व की समस्या हल हो गई। हाँ, बोहर ने कहा कि इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन क्लासिकल फिजिक्स के नियम नहीं मानते, वो ऊर्जा विकिरित नहीं करते, परमाणु स्थायी है। कमाल है। और तीसरी बात, रेखा स्पेक्ट्रम वाली। तीसरी बात यह कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा तभी सोखेगा या छोड़ेगा जब वो एक निश्चित कक्षा से दूसरी निश्चित कक्षा में कूदेगा, ट्रांजिशन करेगा। अगर वो ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा से कम ऊर्जा वाली कक्षा में आता है, तो वो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर डेल्टा E के बराबर ऊर्जा का एक फोटॉन h बाहर फेंकेगा। और यही फोटॉन हमें स्पेक्ट्रम में एक रेखा के रूप में दिखता है। बिल्कुल, क्योंकि कक्षाएं निश्चित ऊर्जा की हैं तो उनके बीच का अंतर भी निश्चित होगा, इसलिए निकलने वाले फोटॉन की ऊर्जा और रंग भी निश्चित होगी। यही रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या थी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया मॉडल था। हाँ, और बोहर ने एक और शर्त रखी थी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटीकृत हो, यानी h/2π का पूर्ण गुणक, जैसे 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π हो। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, पर कुल मिलाके बोर ने स्थायित्व और रेखा स्पेक्ट्रम दोनों को समझा दिया। हाँ, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आयन जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे He पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, के लिए बोर का मॉडल जबरदस्त कामयाब रहा। इसने उनकी कक्षाओं की त्रिज्या, ऊर्जा के स्तर और स्पेक्ट्रम की एकदम सटीक भविष्यवाणी की। ये क्वांटम विचारों की बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन हमेशा एक लेकिन होता है ना?
क्या ये आखिरी जवाब था? नहीं, अफसोस ये भी आखिरी जवाब नहीं था। बोर मॉडल की भी अपनी सीमाएं थीं। क्या थी वो? सबसे बड़ी सीमा तो यही थी कि ये मॉडल सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं या आयनों के लिए ही ठीक से काम करता था। जैसे ही परमाणु में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते थे, ये मॉडल फेल हो जाता था, उनके स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता था। ओह, दूसरी बात, जब वैज्ञानिकों ने स्पेक्ट्रम को और ध्यान से देखा, खासकर जब परमाणु को चुंबकीय क्षेत्र जीमन प्रभाव या विद्युत क्षेत्र स्टार्क प्रभाव में रखा, तो पाया कि जो रेखाएं बोर के मॉडल के हिसाब से अकेली होनी चाहिए थीं, वो असल में कई बहुत पास-पास वाली बारीक रेखाओं में बटी हुई थीं। अच्छा, ऐसा क्यों? बोर का मॉडल ये नहीं समझा पाया कि एक रेखा कई रेखाओं में क्यों बट जाती है। और तीसरी बड़ी बात, ये मॉडल ये भी नहीं समझा सका कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु मॉलिक्यूल्स क्यों और कैसे बनाते हैं। मतलब रासायनिक बंधन की कोई व्याख्या नहीं थी इसमें। तो मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बोर मॉडल एक जरूरी पड़ाव था, पर मंजिल अभी दूर थी। तो फिर आगे क्या हुआ? आगे दो और बहुत ही क्रांतिकारी विचार आए, जिन्होंने परमाणु की हमारी समझ को एक बार फिर पूरी तरह से बदल दिया। इन विचारों ने ही आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी की नींव रखी। दो और विचार कौन से? पहला विचार आया फ्रांस के लुईस डे ब्रॉगली से 1944 में। डी ब्रॉगली, और में क्या कहा? उन्होंने एक बहुत ही आप कह सकते हैं दुस्साहसी या बोल्ड परिकल्पना की। उन्होंने सोचा कि अगर प्रकाश, जिसे हम तरंग मानते आए थे, कण फोटॉन की तरह व्यवहार कर सकता है, हाँ? तो क्या कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, जिसे हम कण मानते आए थे, वो तरंग की तरह व्यवहार नहीं कर सकता? क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन एक तरंग है? ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही उन्होंने कहा कि हर चलते हुए कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है। इसे पदार्थ तरंग, मैटर वेव कहते हैं। उन्होंने उसका तरंगदैर्घ्य वेव लेंथ लैम्डा निकालने का सूत्र भी दिया। लैम्डा इज इक्वल्स टू hp, जहां h प्लैंक स्थिरांक है और p कण का संवेग है, मोमेंटम है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। क्या इसका कोई सबूत मिला? बिल्कुल मिला। कुछ ही सालों बाद प्रयोगों से यह साबित हो गया कि इलेक्ट्रॉनों की धारा भी विवर्तन, डिफ्रैक्शन और व्यतिकरण, इंटरफेरेंस दिखाती है। ये गुण तो तरंगों के माने रहते थे। अविश्वसनीय। मतलब पदार्थ की भी द्वैत प्रकृति है, कण भी और तरंग भी। एकदम सही। इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक नन्ही गेंद नहीं है, उसमें तरंग के गुण भी हैं। ये एक बड़ा झटका था पुरानी सोच के लिए। और दूसरा क्रांतिकारी विचार किसका था? वो आया जर्मनी के वर्नर हाइजेनबर्ग से 1927 में। इसे कहते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत। अनिश्चितता मतलब कुछ पक्का नहीं है। हाँ, एक तरह से हाइजेनबर्ग ने कहा कि हम किसी भी सूक्ष्म कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, की स्थिति, पोजीशन और उसका संवेग, मोमेंटम या वेलोसिटी, एक ही समय पर पूरी सटीकता से नहीं जान सकते। एक साथ नहीं जान सकते? क्यों? उन्होंने समझाया कि जैसे ही हम किसी एक चीज को, मान लीजिए स्थिति को, बहुत सटीक नापने की कोशिश करते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से दूसरी चीज यानी संवेग को गड़बड़ कर देते हैं। और अगर संवेग सटीक नापते हैं तो स्थिति अनिश्चित हो जाती है। मतलब अगर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन ठीक कहाँ है, तो हमें ये ठीक नहीं पता होगा कि वो किधर जा रहा है या कितनी तेजी से। ना, और ये हमारी नापने की तकनीक की कमी नहीं है, ये प्रकृति का ही एक मूलभूत नियम है। इसकी एक गणितीय सीमा है, डेल्टा x डेल्टा p इज इक्वल्स टू h4 पाई। इस अनिश्चितता सिद्धांत ने तो बोर की वो जो निश्चित कक्षाओं वाली बात थी, उसकी जड़ ही काट दी। बिल्कुल, अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग एक साथ जान ही नहीं सकते, तो आप उसके निश्चित पथ या कक्षा की बात कैसे कर सकते हैं? कक्षा का तो मतलब ही है कि आपको हर पल पता हो कि कण कहाँ है और किधर जा रहा है। तो डी ब्रॉगली ने कहा इलेक्ट्रॉन तरंग भी है, और हाइजेनबर्ग ने कहा कि उसका रास्ता निश्चित नहीं है। इन दोनों ने मिलकर बोर मॉडल को तो पूरी तरह से नकार दिया। हाँ, ये दोनों विचार बोर मॉडल की कमियों के कारण बने, और इनसे ही क्वांटम यांत्रिकी का जन्म हुआ। ये परमाणु का हमारा आज का सबसे आधुनिक और सफल मॉडल है। क्वांटम यांत्रिकी? हाँ, इसे श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने लगभग एक ही समय पर विकसित किया। ये मॉडल परमाणु को बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। ये कहता है, क्या कहता है ये? पहली बात, इलेक्ट्रॉन की निश्चित कक्षाएं या रास्ते नहीं होते। भूल जाइए सौर मंडल वाले मॉडल को। ठीक है, भूल गए। तो फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का वर्णन अब एक कण के रूप में नहीं, बल्कि उसकी तरंग प्रकृति को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके लिए गणितीय फलन, मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल होता है, जिसे तरंग फलन कहते हैं, और इसे ग्रीक अक्षर साई से दिखाते हैं। तरंग फलन, साई, इसका मतलब क्या है? तीसरी बात, ये तरंग फलन साई
खुद हमें ये नहीं बताता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लेकिन साई का वर्ग, साई स्क्वायर, हमें बताता है कि नाभिक के आसपास किसी खास बिंदु पर या किसी छोटे से क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी है। संभावना मतलब पक्का नहीं पता, बस अंदाजा है कि कहाँ हो सकता है। बिल्कुल। अब हम निश्चितता की बात नहीं करते, हम संभावना की बात करते हैं। चौथी बात, नाभिक के चारों ओर वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जैसे 90% या 95%, उसे ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिट की जगह ऑर्बिटल। हाँ, ऑर्बिट मतलब निश्चित रास्ता, ऑर्बिटल मतलब संभावना का क्षेत्र या संभावना का बादल, प्रोबेबिलिटी क्लाउड। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो ये ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं? क्या ये भी गोल होते हैं? क्वांटम यांत्रिकी के समीकरणों को हल करने पर पता चलता है कि ये ऑर्बिटल अलग-अलग ऊर्जा, आकार और आकृति, शेप के हो सकते हैं। इनको पहचानने के लिए क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स का इस्तेमाल होता है। क्वांटम संख्याएं, ये क्या है? ये ऑर्बिटल और उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए एक तरह से एड्रेस की तरह हैं। 4 मुख्य क्वांटम संख्याएं होती हैं। एक बताती है ऑर्बिटल का साइज और मुख्य ऊर्जा स्तर n। दूसरी बताती है ऑर्बिटल की आकृति या शेप, क्या वो गोलाकार s है, डंबल जैसा p है या और जटिल df। तीसरी बताती है कि उस शेप वाला ऑर्बिटल स्पेस में किस दिशा में है। और चौथी इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर घूमने यानी स्पिन के बारे में बताती है। अच्छा, तो अलग अलग शेप भी होते हैं, s, p, d। हाँ, s ऑर्बिटल गोलाकार होते हैं, p ऑर्बिटल डंबल के आकार के होते हैं और 3 तरह के होते हैं जो x, y, z अक्ष की तरफ होते हैं, px, py, pz। d ऑर्बिटल और भी जटिल आकृतियों के होते हैं, ज्यादातर डबल डंबल जैसे। और इन्हीं ऑर्बिटलों की आकृतियां और दिशाएं तय करती हैं कि परमाणु दूसरे परमाणुओं के साथ कैसे और किस दिशा में जुड़ेंगे, मतलब रासायनिक बंधन कैसे बनेंगे। ये तो बहुत ही विस्तृत तस्वीर है। अब एक परमाणु में तो कई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इन अलग अलग ऑर्बिटलों में भरते कैसे हैं? क्या इसके भी कुछ नियम हैं? हाँ, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में कैसे भरते हैं, इसके लिए मुख्य रूप से 3 नियम हैं। क्या है वो नियम? पहला है ऑफ बाउ सिद्धांत, ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाते हैं जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो। जब वो भर जाता है तब उससे ज्यादा ऊर्जा वाले में जाते हैं और इसी तरह क्रम से भरते जाते हैं। मतलब सबसे नीचे की सीढ़ी पहले भरी जाएगी। सही। दूसरा है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि किसी भी एक परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं हो सकते जिनकी चारों की चारों क्वांटम संख्याएं बिल्कुल एक जैसी हों। चारों एक जैसी नहीं हो सकती, इसका मतलब? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और उन दोनों का स्पिन एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। एक का स्पिन ऊपर तो दूसरे का नीचे। ओके, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2, वो भी उल्टे स्पिन वाले। और तीसरा नियम? तीसरा है हुंड का नियम। हुंड का नियम तब लागू होता है जब हमारे पास एक ही ऊर्जा के कई ऑर्बिटल हों, जैसे 3 p ऑर्बिटल या 5 d ऑर्बिटल। हुंड का नियम कहता है कि इन बराबर ऊर्जा वाले ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरते हैं और जब तक सब में एक एक इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा के स्पिन वाला ना आ जाए तब तक जोड़ा बनाना, पेयरिंग शुरू नहीं करते। अच्छा, पहले सबको एक एक मिलेगा, फिर दूसरा राउंड शुरू होगा जोड़े बनाने का। हाँ, इससे परमाणु ज्यादा स्थायी रहता है। तो इन्हीं 3 नियमों ऑफ पाउ, पाउली और हुंड के आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। यानी हम बता सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉन कौन-कौन से ऑर्बिटलों में और कैसे-कैसे भरे हुए हैं। और यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उस तत्व के सारे गुण तय करता है। बिल्कुल। तत्व धातु होगा या अधातु, वो कितने और कैसे बॉन्ड बनाएगा, उसका रंग कैसा होगा, वो चुंबकीय होगा या नहीं, ये सब कुछ उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही निर्भर करता है। एक और बात सुनी है कि आधे भरे या पूरे भरे ऑर्बिटल ज्यादा स्थायी होते हैं। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण अवलोकन है। देखा गया है कि जिन परमाणुओं में कोई उपकोश जैसे P, D या F ठीक आधा भरा होता है, जैसे P3, D5, F7, या पूरा भरा होता है जैसे P6, D10, F14, वो विन्यास उम्मीद से ज्यादा स्थायी, स्टेबल होते हैं। ऐसा क्यों? इसके 2 मुख्य कारण माने जाते हैं। एक तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का वितरण ज्यादा सम्मित होता है और दूसरा इनमें इलेक्ट्रॉनों के बीच विनिमय ऊर्जा ज्यादा होती है, जो स्थायित्व को बढ़ाती है।
इसी वजह से क्रोमियम और कॉपर Cu जैसे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा अलग होता है, जो उन्हें आधा भरा या पूरा भरा डी उपकोष दे सके। वाओ! तो डाल्टन के उस सीधे साधे ठोस गोले से शुरू करके फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड का खाली परमाणु और नन्हा सा नाभिक, फिर बोर की वो निश्चित कक्षाएं और आखिरकार क्वांटम यांत्रिकी के ये संभावना वाले अजीब आकृतियों वाले ऑर्बिटल, परमाणु को समझने का हमारा सफर कितना बदल गया है। सच में, ये पदार्थ के दिल तक पहुंचने की एक अद्भुत यात्रा रही है। हमने देखा कि कैसे प्रयोगों ने पुराने विचारों को चुनौती दी और कैसे नए, कभी-कभी बहुत अजीब लगने वाले सिद्धांतों ने हमारी समझ को आगे बढ़ाया। परमाणु की तस्वीर एक सरल, मशीनी सौरमंडल से बदलकर एक जटिल, संभावनाओं पर आधारित और कहीं ज्यादा दिलचस्प क्वांटम दुनिया बन गई। और ये समझना कि इलेक्ट्रॉन अब किसी तय रास्ते पर नहीं, बल्कि ऑर्बिटल नाम के प्रायिकता क्षेत्रों में मौजूद हैं और उनकी ऊर्जाएं भी क्वांटीकृत हैं, मतलब निश्चित पैकेट में ही आ सकती हैं। यही आज के पूरे रसायन विज्ञान और पदार्थ विज्ञान का आधार है। बिल्कुल। क्यों कोई चीज ठोस है, कोई तरल, कोई गैस, क्यों सोना चमकता है और कोयला काला होता है, क्यों हम सांस ले पाते हैं, इन सब सवालों के जवाब कहीं न कहीं परमाणु की इसी क्वांटम संरचना में छुपे हैं। ये सोचना ही कितना विस्मयकारी है कि इन इतने छोटे कणों के ये अजीब से लगने वाले नियम ही हमारे चारों ओर की इस विशाल विविध दुनिया को नियंत्रित करते हैं। एकदम सही कहा। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिक आज भी क्वांटम दुनिया की गहराइयों को और बेहतर तरीके से समझने और उसके नए नए उपयोग खोजने में लगे हुए हैं। कौन जाने भविष्य में और क्या रहस्य खुले। तो ये सोचने वाली बात है कि इस क्वांटम पहेली का अगला टुकड़ा क्या होगा। खैर, आज के विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको परमाणु की संरचना की ये यात्रा रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी मजा आया।